नमस्कार साथियों, आइए चलिए देखते हैं आज हुमायूं के शासनकाल को। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मध्यकालीन भारत का जितना भी इतिहास है मैंने उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं के शासनकाल से संबंधित कई सारे पॉइंट बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसके परिचय से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं इसका हुमायूं का परिचय। तो हुमायूं को वास्तव में हम हुमायूं के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। पिता के बारे में तो सब जानते हैं। इसके पिता का नाम क्या है? बाबर है, और इसकी माता का नाम माहम बेगम है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हुमायूं की माता का नाम क्या है, तो माहम बेगम इनकी माता का नाम था। हुमायूं का जो जन्म हुआ है ना, वो 6 मार्च 1508 को हुआ था। वो भी कब? काबुल में। जब बाबर भारत में नहीं आया था, काबुल में ही था, तभी 1508 ईस्वी में काबुल में इस हुमायूं का जन्म हुआ था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है, और 26 तारीख के बाद 30 तारीख जब आती है तो वही 30 दिसंबर 1530 को इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? आगरा में। इतना याद रखिएगा कि 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुई है, तो 4 दिन जस्ट 4 दिन बाद 30 दिसंबर को इसका राज्याभिषेक हुआ है। अब इसके भाई और बहन से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा किया था तो भाइयों को भी हिस्सा दिया था, तो किस क्षेत्र में किसको कितना भाग दिया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाइयों को देखें तो एक हुमायूं है ही है, उसके अलावा 3 और लोग हैं, है ना। वो है कामरान, अस्करी और हिंदाल। इस हुमायूं की एक बहन थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। इसी गुलबदन बेगम ने ही अकबर के शासनकाल में, हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर का शासनकाल आएगा, उस अकबर के शासनकाल के दौरान हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, है ना। अब देखिए हुमायूं जब शासक, हुमायूं के पिता जब बाबर की मृत्यु होती है, तो उसके बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी बांट दिया। क्यों बांट दिया? क्योंकि ये जिस क्षेत्र से था उस क्षेत्र में ये एक प्रथा प्रचलन था कि पिता के मरने के बाद साम्राज्य को भाइयों में बांटा जाता था, है ना। और साथ ही साथ बाबर ने भी ये कहा था, इस वजह से हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा। देखिए इसके भाई का नाम कामरान, अस्करी, हिंदाल है। तो कामरान को क्या दिया? काबुल और कांधार वाला क्षेत्र दिया। आज के डेट में देखा जाए तो काबुल और कांधार जो क्षेत्र है, देखिए यहीं से थोड़ा सा अफ़गानिस्तान हमारे देश से भी टच करता है ना। ये जो क्षेत्र मैं इधर छोड़ रहा हूँ ये तो पाकिस्तान का है ना। तो यहाँ पर था काबुल और यहीं पर था कांधार। तो काबुल और कांधार वाले क्षेत्र को इसने किसे दिया? कामरान को दिया। कामरान को काबुल कांधार दे दिया, जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अस्करी को संभल क्षेत्र दे दिया। अस्करी को संभल क्षेत्र दिया। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, उत्तर प्रदेश में ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका संभल क्षेत्र है। इसी संभल वाले क्षेत्र को किसे दिया? अस्करी को दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हिंदाल को मेवात क्षेत्र दिया, ये जो कि हरियाणा में पड़ता है। देखिए आसानी से याद रख सकते हैं, कामरान को का से कामरान है, का से काबुल और कांधार है ना। काबुल और कांधार वाला क्षेत्र कामरान को दिया गया, तो का से तीनों स्टार्ट होता है। अस्करी को संभल क्षेत्र दिया गया है, ये वाला उत्तर प्रदेश में ये जो क्षेत्र है ये संभल क्षेत्र है। और हिंदाल को हरियाणा में मेवात वाला क्षेत्र दिया है। यहीं से बनाए हम मैप, अगर यहीं पर इस तरह से आपका हरियाणा का मैप बनेगा, उत्तर प्रदेश से टच करता है ये हरियाणा, है ना। तो हरियाणा में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये आपका क्या है? हरियाणा में मेवात क्षेत्र है। उस जगह पर हिंदाल को नियुक्त किया, और इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम सुलेमान मिर्ज़ा था, है ना। उसको भी बदखोसा वाला क्षेत्र दिया। वहाँ पर
ये अपने चचेरे भाई को। बदखौसा कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में ही ये जो क्षेत्र है बदखौसा का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है बदखौसा का क्षेत्र है, इसको अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को दिया। और एक चीज़ आपको ये भी बताएं कि हुमायूं शासक बनने से पहले यहीं बदखौसा में ही क्या था, सूबेदार के रूप में नियुक्त था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदखौसा का सूबेदार था। और शासक बनने के बाद बदखौसा किसे दिया? अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को उसने बदखौसा का क्षेत्र दिया था, जो कि आज के डेट में कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अब देखिए ये जो हुमायूं है, हुमायूं ज्योतिष में ज़्यादा इसका विश्वास था, ज्योतिष पर ये विश्वास करता था। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि उस मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जो ज्योतिष में विश्वास करता था। तो वो हुमायूं है। इसी ज्योतिष में विश्वास करने की वजह से ये 7 सप्ताह के 7 दिनों में, है ना, 7 दिन 7 कलर के वो कपड़े पहनता था, यानी 7 रंगों के कपड़े, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला बादशाह कौन है? तो वो है हुमायूं। इसी ज्योतिष में विश्वास करने की वजह से वो ऐसा करता था। अब देखते हैं ये हुमायूं जब शासक बना है, देखिए इन सब का तो क्षेत्र हमने दिखा दिया है ना। ये काबुल, कांधार, कामरान को, अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और सुलेमान मिर्ज़ा को बदखौसा। लेकिन हुमायूं कहाँ पर है? तो हुमायूं अपने लिए जो क्षेत्र रखा वो दिल्ली रखा, और दिल्ली से समीप यहाँ पर आगरा था, उस आगरा को रखा। तो दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में, यानी केंद्र में, भारत के केंद्र दिल्ली में और आगरा वाले क्षेत्र में हुमायूं स्वयं शासन कर रहा है। और हुमायूं का जो शासन है, तो उसके शासन काल के दौरान उसके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, देखिए हुमायूं का जो युद्ध लड़ा गया है, उसके द्वारा जो युद्ध, पहला युद्ध लड़ा गया, हुमायूं का प्रथम अभियान कहिए या हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कहिए, है ना। तो हुमायूं जब शासक बना है, कितने में? 30 में शासक बना है। हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ है 30 दिसंबर 1530 को राज्याभिषेक हुआ। और 31 में ये क्या किया? युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कहाँ पर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा? ये कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर कहाँ पर है और ये क्यों इस पर ये आक्रमण किया? आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए कलिंजर, उत्तर प्रदेश में जो बांदा जिला है, उस बांदा जिले में ही क्या था? ये कलिंजर, ये क्षेत्र जो है ये कलिंजर क्षेत्र है। यहाँ पर शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्र, और ये प्रताप रुद्र अफ़गानों के मित्र हुआ करते थे। अफ़गानों के मित्र हुआ करते थे। आपको थोड़ा सा ये बता दूँ मैं कि जो बाबर था उसका अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था, और उस घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी ने ये जो आपका बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से उस महमूद लोदी ने अफ़गानों को लेकर के घाघरा का युद्ध बाबर से लड़ा था। और बाबर ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन महमूद लोदी को वह मार नहीं पाया था। महमूद लोदी युद्ध से भाग गया था। वो महमूद लोदी पुनः अपनी यहाँ पर सेना संगठित करता है, और उसी महमूद लोदी के सहायक हैं और अफ़गानों के मित्र कहे जाते हैं ये बांदा में जो प्रताप रुद्र थे, जो कलिंजर के शासक थे। तो कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र अफ़गानों के मित्र हैं। इसका मतलब है कि बाबर के दुश्मन के मित्र हैं, तो हुमायूं का भी वो दुश्मन होंगे। इसीलिए इसने क्या किया कि ये देखा कि इनके द्वारा काफ़ी समस्या उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि ये करीब में थे। तो इन्हीं के ऊपर इसने क्या किया? पहले आक्रमण किया। तो हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया, प्रताप रुद्र पर आक्रमण किया। और क्योंकि ये अफ़गान मित्र हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या ना कि हुमायूं को संधि करके ही वापस आना पड़ा। इसका नतीजा ये था कि यहाँ पर एक, देखिए गुजरात में एक शासक हुआ करता था उस समय। यहाँ पर बहादुर शाह नाम का एक शासक था, और उस बहादुर शाह ने इस यहाँ पर चित्तौड़ और मालवा के क्षेत्र पर
चित्तौड़ और मालवा के क्षेत्र पर क्या किया, आक्रमण किया। हुमायूं को ये पता चला तो इस चित्तौड़ और मालवा को बचाने के लिए ये हुमायूं यहाँ से इसको यहाँ से आना था, इसलिए हुमायूं क्या किया, प्रताप रुद्र से समझौता कर दिया, संधि कर लिया और संधि के बदले में इस हुमायूं को बहुत सारा धन संपत्ति मिला और उस धन संपत्ति को लेकर के ये वापस आ गया। प्रताप रुद्र केवल संधि करके इसको वापस भेज दिया। ये हुमायूं की एक दुर्बलता ही साबित होती है, क्योंकि वो अगर प्रताप रुद्र को पराजित कर देते तो बात कुछ और थी, लेकिन संधि कर दिए तो इसका मतलब है कि शत्रु अभी भी जिंदा है। अब हुमायूं वापस आ गया और हुमायूं जब वापस आया ना तो यहाँ से समस्याओं को, कहने का मतलब है कि अगले साल है ना 1530 में कलिंजर पर अभियान चलाए थे और 1532 ईस्वी में इसने दोहरिया का युद्ध लड़ा। और दोहरिया क्या है, आप ये जान लीजिए कि जिस महमूद लोदी की अभी मैं बात कर रहा था, जो बाबर के साथ घाघरा का युद्ध लड़ा था, उसी महमूद लोदी के खिलाफ यानी हुमायूं और महमूद लोदी दोनों का युद्ध हुआ। कहाँ पर दोहरिया में हुआ। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ बांदा है उसी वाले क्षेत्र के इर्द गिर्द आपका ये दोहरिया क्षेत्र पड़ता है। वहीं पर क्या हुआ, हुमायूं और महमूद लोदी का युद्ध हुआ जिसमें महमूद लोदी पराजित हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझाने लायक है कि इस दोहरिया के युद्ध में हुमायूं एक साइड था, महमूद लोदी है ना, और इसके साथ शेर खां था, जो बाद में चल करके शेर शाह सूरी के नाम से शासन करता है। तो महमूद लोदी का साथ कौन दे रहा था, शेर खां से। ये हुमायूं जब इस महमूद लोदी को पराजित कर दिया तो पराजित महमूद लोदी हो गया है ना, और वहाँ से ये दोनों निकल पड़े, यानी वहाँ से निकल पड़े और निकल पड़े तो भागते हुए ये देखिए ये तो पराजित हो गया, अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन जो शेर खां था है ना, वो यहाँ से भाग निकला और भाग करके यहाँ पर एक दुर्ग था है ना, जिसको कहा जाता है चुनारगढ़ का किला है ना, उसी चुनारगढ़ के किले में जा करके ये दोनों छिप जाते हैं। और ये चुनारगढ़ का किला आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा जिला है, मिर्ज़ापुर ज़िला है। तो इस मिर्ज़ापुर ज़िला में जो चुनारगढ़ का किला है, उसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ज़िले के अंतर्गत चुनारगढ़ का किला है, उसी चुनार के किले में जा करके छुप गया कौन, शेर खां है ना। तो चुनारगढ़ का किले में जब छुप गया जा करके तो हुमायूं आगे बढ़ करके चुनारगढ़ किले पर घेरा डालता है। 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित करता है, शेर खां भाग जाता है, भाग करके चुनारगढ़ के किले में छिप जाता है। हुमायूं आगे बढ़ करके चुनारगढ़ के किले पर घेरा डालता है, और जब चुनारगढ़ के किले पर घेरा डालता है ना, तो कहा जाता है कि कई महीनों तक हुमायूं ने उस चुनारगढ़ के किले पर घेरा डाला रहा, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। बाद में क्या है कि शेर खां ने संधि कर ली है ना। ये सबसे बड़ी समस्या इसके द्वारा यही है कि हुमायूं संधियां ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से दुश्मन तत्काल में तो छुट्टी पा जाता था, लेकिन बाद में वह अपनी और बढ़िया ज़्यादा ताकत बना लेता था और उसके साथ वह आक्रमण कर देता था। तो शेर खां के साथ भी वैसा ही हुआ। चुनारगढ़ के किले पर हुमायूं ने डेरा डाल दिया और बाद में शेर खां ने क्या किया, 10 लाख रुपए दे करके संधि कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। तो अब देखिए शेर खां यहाँ पर बच गया है ना, यहाँ पर बच जाता है और हुमायूं वापस चला जाता है। वापस जा करके दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाता है। देखिए हुमायूं यहाँ से अब वापस आ गया कहाँ, दिल्ली, और दिल्ली में आकर के यहाँ पर दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाता है। और आगे फिर एक संघर्ष हो जाता है। आगे जो संघर्ष है वो बहादुर शाह से संघर्ष है ना। 32 के बाद 35 तक 3 साल बाद बहादुर शाह से संघर्ष शुरू हो जाता है। बहादुर शाह कौन है और इससे संघर्ष क्यों होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये जो बहादुर शाह है, गुजरात में ये एक शासक के तौर पर था और इसने यहाँ पर मेवाड़ है और यहाँ मालवा है, इन दोनों क्षेत्रों पर जा कर के अधिकार कर लेता है। आप जानते हो मेवाड़ के शासक राणा सांगा
खानवा के युद्ध में हम बाबर से पराजित हुए थे, तो ये सब क्षेत्र बाबर का था। अब बाबर का लड़का शासन कर रहा है हुमायूं, तो ये क्षेत्र अब हुमायूं का है और हुमायूं के अधीन ये सभी क्षेत्र था। तो हुमायूं के क्षेत्र पर जा कर के इसने कब्जा कर लिया, और जब यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो ये बहादुर शाह और हुमायूं का जो युद्ध है, दोनों के मध्य जो युद्ध है वो होना तय था। लेकिन यहीं से एक कहानी है, यहाँ से कहा जाता है कि जब बहादुर शाह ने इस चित्तौड़ पर अधिकार किया तो चित्तौड़ की महारानी जो मुगल शासक हुमायूं की अधीनता स्वीकार की थी, जब राणा सांगा पराजित हो गए थे बाबर से, तो बाबर की अधीनता बाबर के अधीन ये हो गया था, तो अधीनता स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो उस रानी कर्णवती ने क्या किया, यहाँ की महारानी थी कर्णवती, कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी कि आप मेरे भाई हो और मैं इस समय संकट में हूँ, आप मेरी मदद करो, है ना। तो हुमायूं क्या करता है, हुमायूं इसकी मदद नहीं कर पाता है। उससे पहले ही इस बहादुर शाह ने भी क्या किया, इसके पास से संदेशा दिया कि आप भी एक मुस्लिम हो और मैं भी एक मुस्लिम हूँ, आप एक हिंदू को बचाने के उद्देश्य से अगर हमसे संघर्ष करते हैं तो यहाँ पर मैं जिहाद का नारा दे सकता हूँ। इस वजह से हुमायूं डर जाता है और डर करके रानी कर्णवती की सहायता ना करके वो इस उद्देश्य पर ये कहता है कि मैं रानी कर्णवती की हिफाजत में युद्ध नहीं करने आ रहा हूँ, मैं जो युद्ध करने आ रहा हूँ वो अपने खोए हुए भूभाग को प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध करने आ रहा हूँ। तो यहाँ से हुमायूं आया, है ना। लेकिन उसके कहने का मतलब तो यही है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कर्णवती, इस क्षेत्र में ही कर्णवती रहती हैं और इसी को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने गुहार लगाई थी। तो ये केवल एक बात घुमा करके कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहादुर शाह का हुमायूं से संघर्ष होता है 1535 से 1536 के दौरान, और इसमें बहादुर शाह पराजित हो जाता है और हुमायूं आगे बढ़ करके गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लेता है। तो और जब अधिकार कर लेता है हुमायूं, तो हुमायूं अपने इस पर अधिकार करके खुद अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया, अपने भाई को ये सौंप दिया कि इस क्षेत्र में अब शासन व्यवस्था को तुम संभालो। कहा जाता है कि उस हुमायूं का भाई इस क्षेत्र में शासन व्यवस्था 1 वर्ष भी नहीं संभाल पाया कि ये बहादुर शाह ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया था। आगे का भी इतिहास लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, बने रहिए। अब देखते हैं चुनारगढ़ का विजय। चुनारगढ़ विजय योजना जो हुमायूं ने बनाई वो बनाई 1529 ईस्वी में। आप जानते हैं कि चुनारगढ़ के किले पर उसने 1532 ईस्वी में घेरा था और